हेलो दोस्तों, आप सभी का मार्च मंथ के करंट अफेयर वीडियो के इस पार्ट 2 में स्वागत है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। तो हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। नीति आयोग में एक विकसित भारत रणनीतिक कक्ष का भी उद्घाटन किया गया है। अब नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म क्या है? यह एक नीति आयोग का एक प्लेटफॉर्म होगा जो बेसिकली क्या कार्य करेगा कि राज्यों में जो डेटा एकत्रित किया जाता है उस डेटा को एक डेटा संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। साथ ही साथ एक इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जहाँ पर जो अधिकारी वर्ग है, जो रणनीतिक वर्ग है, वो बैठकर उस पर विचार कर सके, मंथन कर सके और किसी निर्णय पर पहुंच सके। साथ ही साथ यह प्लेटफॉर्म में 10 क्षेत्र होंगे जिसमें से 2 अंतर संबंधित विषय होंगे। कौन कौन से? एक लैंगिक से संबंधित और एक होगा जलवायु परिवर्तन से संबंधित। साथ ही साथ इसके जो विषय शामिल है उसमें कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल, उद्यम, पर्यटन, जो आज की ज़रूरत है वो सारे विषय इसमें होंगे। साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं कि क्षमता निर्माण के लिए पहल है। यहाँ पे भाषाओं की अभिगम्यता की भी बात है, डेटा एकीकरण की बातचीत की गई है। तो ओवरऑल इस प्रकार की रणनीति यहाँ तैयार की जाएगी। साथ ही साथ नीति आयोग के अंतर्गत एक विकसित भारत रणनीतिक कक्ष को भी स्थापित किया जाएगा जहाँ पर AI जनरेटेड, साथ ही साथ किसी भी विस्तृत डेटा का रुझान करना, ठीक है, सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करना, नीतियों की जांच करना और किसी भी समस्या का समग्र मूल्यांकन किया जा सके। यदि हम नीति आयोग की कंपोजिशन की बात करें तो इसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसमें गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें सभी राज्यों के CM जो होते हैं, मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। साथ ही साथ जहाँ पे यूटीज़ है उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होते हैं। यदि बात की जाए इसकी रीजनल काउंसिल की तो रीजनल काउंसिल जो होते हैं उसमें कंपोजिशन होता है CM का और लेफ्टिनेंट गवर्नर का। आगे जाके आप देख सकते हैं इसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो मेंबर्स इसमें फुल टाइम बेसिस होते हैं कुछ मेंबर इसमें पार्ट टाइम होते हैं। पार्ट टाइम मेंबर जो होते हैं वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं जो कि तार्किक होते हैं और रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन से होते हैं। ठीक है। इसमें एक्स ऑफिस मेंबर भी होते हैं जिसमें से 4 मेंबर होते हैं मैक्सिमम, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नॉमिनेट मेंबर होते हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसे 4 मेंबर होते हैं। कुछ इसमें स्पेशल इनवाइट्स कुछ मेंबर भी शामिल हो सकते हैं जब इनको सलाह की ज़रूरत पड़ती है तब। इसी क्रम में जो अगला टॉपिक चर्चा में था वो था PM सूरज और नमस्ते योजना। ठीक है। तो ये 2 अलग अलग योजनाएं हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधार जन कल्याण, जो सूरज है इसके एक वर्ड का यहाँ पर एक फुल फॉर्म है। जैसे प्रधानमंत्री समाज एस से सामाजिक, उससे उत्थान, ठीक है, और रोजगार, आधार और जन कल्याण, इसका एक फुल फॉर्म हो गया। एक प्रकार का राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य समाज के जो हाशिए पर रहने वाले वर्ग हैं उनको ऋण सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे वंचित वर्गों को यहाँ पे 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। और यह योजना का कार्यान्वयन कौन कर रहा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से किया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए यहाँ जानने वाली बात यह है कि हाल ही में चर्चा में रही PM सूरज योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। इस योजना का संबंध क्या है? तो इसका उद्देश्य है समाज पर हाशिए पर रहने वाले वर्ग को ऋण सहायता प्रदान करना। वहीं पे यदि हम बात करें नमस्ते योजना की, तो नमस्ते योजना जो है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 2022 में शुरू की गई थी। ठीक है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो शहरी स्वच्छता कर्मचारियों के लिए, जो स्वच्छता कर्मचारी है शहर के, उनके लिए सुरक्षा, गरिमा और सतत आजीविका सुनिश्चित करना। साथ ही साथ जो मैनुअल स्क्वेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर नमस्ते योजना रख दिया गया। जो मैनुअल स्क्वेंजर्स के लिए पुनर्वास योजना थी इसको 2007 में शुरू किया गया था। इसी के नाम 2022 में बदलकर नमस्ते योजना इसका नाम कर दिया गया। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो 2025-26 तक देश के 4800 शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया जाएगा और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी। इसके यदि उद्देश्य की बात की जाए तो इसमें मैनुअल स्क्वेंजर्स और जो सीवर और सेप्टिक टैंक में जो सफाई कर्मचारी लगे हैं उनका पुनर्वास करना, साथ ही साथ प्रशिक्षित और प्रमाणित स्वच्छता कार्यकर्ताओं के माध्यम से सीवर और सेप्टिक टैंकों को सुरक्षित मशीनीकरण से युक्त करना। इसका परिणाम क्या होगा? इसमें भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु का लक्ष्य हासिल करना है।
सभी स्वच्छता कार्य औपचारिक रूप से कुशल श्रमिकों के माध्यम से किए जा सकेंगे। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के साथ साथ जो जनमानस है उनके का भी सशक्तिकरण करना है। अगला टॉपिक है BBNJ संधि से रिलेटेड, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। ठीक है, तो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर ब्लू लीडर्स उच्च स्तरीय कार्यक्रम बेल्जियम में हाल ही में संपन्न हुआ, जिसने राष्ट्र को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता की संधि की पुष्टि करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। इस संधि का उद्देश्य क्या है, आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि जो BBNJ संधि है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य उच्च समुद्र यानी हाई सी जो होता है, इसको भी देखेंगे हाई सी क्या होता है। तो हाई सी को प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने से बचाना, तो तीनों के लिए काम करता है। प्रदूषण से बचाना, जलवायु परिवर्तन से रक्षा करना, और यदि अत्यधिक मछली वहाँ से पकड़ी जा रही है तो उस क्षेत्र पर कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए BBNJ संधि चर्चा में रहती है। अब सबसे पहले यहाँ पे BBNJ संधि के बारे में बताया गया है कि इसे हाई सी जो होता है, उच्च समुद्र की संधि के रूप में जाना जाता है। यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए मार्च 2023 में सहमति व्यक्त की गई। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे इसमें बार बार बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे, तो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्र कौन सा होता है, उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं हाई सी, उच्च समुद्री क्षेत्र। तो जो ये आपका हाई सी वाला एरिया है, ये जो होता है ये कहाँ पे होता है, सबसे पहले आपका होता है एक नेशनल एयर स्पेस, जो कहाँ तक का होता है, 12 नॉटिकल मील तक का एरिया होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इंटरनेशनल एयर स्पेस कौन सा होता है, जो 12 नॉटिकल मील से मतलब ज़्यादा का आगे का एरिया जो होता है खुले समुद्र की ओर, वो होता है इंटरनेशनल एयर स्पेस। अब जो लैंड वाला एरिया होता है, और मतलब जहाँ वाटर शुरू होने वाला है, तटीय एरिया जो है, उसको बोलते हैं इंटरनल वाटर। ठीक है, इसके बाद जो आपका एरिया होता है, एक होता है टेरिटोरियल सी, जो इंटरनल वाटर के बाद 12 नॉटिकल मील तक का एरिया होता है बेस लाइन से। ठीक है, फिर बेस लाइन से जो 200 नैनो नॉटिकल तक का एरिया जो होता है, उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम जो होता है, एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आपने पढ़ा होगा EEZ के बारे में। तो वो कहाँ तक का एरिया होता है, वो 200 नॉटिकल मील तक का एरिया होता है। ठीक है, और जो EEZ जो होता है किसी देश का जहाँ पे अधिकार होता है, उसके बाद का जो एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं हाई सी। तो आपको हाई सी के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में इसके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है कि हाई सी क्या होता है। जो ये संधि है, इसका मुख्य उद्देश्य हाई सी के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है, तथा तटीय देशों के जो विशेष आर्थिक जोन है, जो हमने पढ़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, से 200 नॉटिकल मील से अधिक क्षेत्रों का पूर्ण रूप से गठन करना है। अब तक 88 जो मेंबर्स कंट्री इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें चिली और पलाऊ ही ऐसे देश है जिसका अनुमोदन किया गया है, मतलब रेटिफिकेशन भी किया गया है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य समुद्रों का संरक्षित क्षेत्र के प्रतिशत को बढ़ावा देना है, क्योंकि वैश्विक महासागर के 2/3 हिस्से को कवर करता है पृथ्वी का, लेकिन इसके बावजूद केवल इसका 1.44% एरिया ही क्या है, संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आपने देखा होगा कि हर जगह आपको 30x30 एक प्रकार का गोल देखने को मिलते हैं, जिसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक कम से कम 30% क्षेत्र की आपको प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है कि आप इसको संरक्षित करेंगे। और यही प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के COP15 में भी देखने को मिली थी, जिसको आप कुनिंगम मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता कन्वेंशन के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से आपको BBNJ संधि के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। अब जो ये BBNJ संधि है, इसको एक और नाम से जाना जाता है ट्रीटी ऑफ द हाई सी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो अनक्लॉस जो है, इसके ढांचे के तहत राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने उच्च समुद्रों में जैव विविधता की रक्षा करने के लिए एक प्रकार से कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर सहमति व्यक्त की थी। अब जो हाई सी है वो क्या होता है, हाई सी जो होता है वो संपूर्ण पृथ्वी के सभी खारे जल के वे निकाय जो किसी राज्य के क्षेत्रीय या अंतर्राज्यीय समुद्र का हिस्सा नहीं है, उसे हाई सी कहा जाता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि इस संधि को लगभग 20 साल पुरानी हो चुकी है।
हाई सी की सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वर्तमान में केवल 1.2% क्षेत्र ही संरक्षित है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तस्करी वगैरह और समुद्री प्रजातियाँ हैं, उनको ज़्यादा पकड़ने के कारण उनकी संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। ठीक है। इस संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1982 में संपन्न हुआ और अनक्लोज के तहत इस प्रकार का तीसरा कार्यान्वयन समझौता है। इसके मुख्य बिंदुओं में महासागरीय जीवन के संरक्षण करने और हाई सी समुद्री जीवों का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें प्रमुख देशों में यूरोपीय संघ, यूएस, यूके और चाइना जैसे देश इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य 30x30 लक्ष्य को सेट करना, महासागर के 2/3 हिस्सों का कानूनी संरक्षण प्रदान करना शामिल है। ठीक है। तो आप ये इस प्रकार से देख सकते हैं। महासागर को संरक्षित रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो ग्रह के 95% बायोस्फीयर का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक बहुत बड़ा सिंक के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संदर्भ में। क्या क्वेश्चन था कि किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 नॉटिकल मील से अनाधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। तो अभी हमने देखा था टेरिटोरियल क्षेत्र जब बढ़ा था अभी डायग्राम में, इस डायग्राम में आप साफ साफ ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 12 नॉटिकल मील वाला एरिया है वो टेरिटोरियल सी के अंतर्गत आता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है कि सभी राज्यों, चाहे वे तटीय हों अथवा भूमिबद्ध भाग हों, वे जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना किसी रोक टोक के यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हिस्सा है। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा में से 200 नॉटिकल मील से अधिक नहीं होगा जहाँ से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। हमने देखा था कि EEZ जो इसका एरिया कितना है, 200 नॉटिकल मील। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। तो जो भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री है जिंदल, उनके द्वारा जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड हिसार में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कहाँ पर किया गया, इसकी स्थापना हिसार में की गई है। इसमें स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए समर्पित विश्व का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट भी होगा। ठीक है। पारंपरिक स्टील का उत्पादन कोयले पर बहुत अधिक निर्भर करता था, लेकिन अब देख रहे हैं कि हर विश्व में हर अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए क्या कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। इसीलिए हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की गई है और उसके माध्यम से स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया जाने का लक्ष्य बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि 2 दशकों में 54,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वो कम होने की संभावना है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत कच्चे स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको कमेंट करके बताना है कि कच्चे स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। भारत सेकंड नंबर पर है। ठीक है। 2023 में इसने 125.32 मिलियन टन कच्चे स्टील तथा 121.29 मीट्रिक टन परिष्कृत स्टील का उत्पादन किया था। साथ ही साथ एक और न्यूज़ यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फैक्ट ध्यान रखिएगा कि 2022-23 में 6.02 मीट्रिक टन स्टील के आयात के बाद 6.67 मीट्रिक टन परिष्कृत स्टील के निर्यात के साथ भारत स्टील का एक शुद्ध निर्यातक देश भी बन गया। अगला यहाँ पे टॉपिक है कि भारत और डोमिनिकन गणराज्य है, कैरिबियन देश एक प्रकार का, इसके बीच एक JETCO प्रोटोकॉल के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है। जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन। ठीक है। इनके बीच एक प्रकार का मजबूत आर्थिक संबंध को विकसित करेगा। और ये हस्ताक्षर कहाँ पे किए गए? तो ये सेंटो डोमिंगो में किए गए, जो इसकी कैपिटल है डोमिनिकन की। ठीक है। और देखा जाता है ये छोटा सा देश, लेकिन आपसे करंट में पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के द्वारा संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना किस देश के साथ की गई? तो सेंट, आपको ध्यान रखना है, डोमिनिकन रिपब्लिक। यदि सेंट डोमिनिकन रिपब्लिक की बात की जाए तो यहाँ पे ये हैती जो है, यहाँ पे इसके पास में क्यूबा आप देख सकते हैं, कैरिबियन सी है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो अमेरिका का ये वाला हिस्सा पड़ता है, यहाँ पे पाया जाता है ये लोग। ठीक है। जैसे भारत यहाँ से सोने का आयात भी करता है। एग्ज़ाम वगैरह में GI टैग से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे एक है कटक रूपा ताराकाशी। ठीक है। प्रसिद्ध कटक रूपा ताराकाशी सिल्वर फिलिग्री को इसकी विशिष्ट विरासत और शिल्प कौशल के चिन्हित करने के लिए GI टैग प्रदान किया गया है।
इसका इतिहास प्राचीन मेसोपोटामिया से है, जहाँ पे 3500 ईसा पूर्व में फिलाग्री से आभूषण बन सजाए जाते थे। ठीक है। फारस और इंडोनेशिया के रास्ते कटक तक की इसकी यात्रा समुद्री व्यापार मार्गों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान की थी, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता का काल था उसमें हम देखते हैं कि हमारा व्यापार काफ़ी बढ़ा। और उसके बाद अब जब मौर्योत्तर काल की बातचीत करते हैं तो वहाँ पे भी हमारा जो व्यापार था वो रोमन साम्राज्य से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। यदि आप देखें कि जो जीआई टैग होता है उसकी वैधता जो होती है वो 10 सालों की होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज़ पता होना चाहिए कि भारत में जो DPIIT है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वो ट्रिप्स समझौते के अनुरूप वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक और पंजीयन अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग का प्रबंधन करता है। तो कौन करता है? DPIIT के माध्यम से किया जाता है। जो कटक रूपा ताराकासी के साथ साथ बांग्लार मलमल, यानी पश्चिम बंगाल का है बांग्लार मलमल, नरसापुर क्रोक्रेट लेस जो है वो आंध्र प्रदेश का है, और कच्छ रोगन शिल्प गुजरात का। इन शिल्पों को भी भारत के पारंपरिक शिल्प की विविधता और उत्कृष्टता पर बल देते हुए जीआई दर्जा भी प्रदान किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कटक रूपा ताराकासी को। अगली जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट है वो है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 को लेकर, कि हाल ही में ईरान, रूस और चीन के द्वारा ओमान की खाड़ी में, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से देश शामिल है, ईरान, चीन और रूस, ये 3 देश इसमें शामिल है। इनके द्वारा ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया जिसका नाम है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024। भारत इसका एक ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है। ये खाड़ी जो है ओमान की, वो अरब सागर को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जोड़ती है, जो फारस की खाड़ी में गिरती है। ये आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, यहाँ पे हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, और ये गल्फ ऑफ ओमान है, और यहाँ पे अरेबियन सी है। ठीक है, तो ये लोकेशन वाइज आप ध्यान रखिएगा। अब एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि जो अवार्ड मिलते हैं उनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और PSC वगैरह में तो हर मतलब कम से कम 2-3 से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अवार्ड से पूछे जाते हैं। जैसे जो एक अवार्ड मिलता है प्रिज़कर आर्किटेक्चर प्राइज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको जानना चाहिए कि किसको मिला है। तो हाल ही में जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो, क्या नाम है इनका, रिकेन यामामोटो को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और 2024 का पुरस्कार है, जिसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1979 में J.A. प्रिस्कर और उनकी पत्नी सिंडी के द्वारा जीवित वास्तुकारों को ध्यान देना है कि जीवित लोगों को मिलता है। ठीक है। प्रतिभा, दृष्टि और मानवता तथा निर्मित पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या कोई भारतीय जिन्हें प्राप्त हुआ है, तो 2018 में ये पुरस्कार बालकृष्ण दोषी को प्राप्त हुआ था। और क्यों मिला था? उनका प्रसिद्ध कार्य था इंदौर शहर में स्थित अरण्या लो कॉस्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को बनाया था। इसी क्रम में हाल ही में कर्नाटक की सरकार के द्वारा हानिकारक फूड कलरिंग एजेंट को प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो कर्नाटक की सरकार ने कॉटन कैंडी और जो गोभी मंचूरियन होता है उसमें लोकप्रिय खाद्य पदार्थों की कलरिंग एजेंट जो होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध कौन कौन पे लगाया गया है? एक एक कॉटन कैंडी पर जो कलर किया जाता है रोडामाइन बी, और एक एक गोभी मंचूरियन उस पर है टाट्राजीन, इन दोनों पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे रोडामाइन बी या फिर टाट्राजीन क्या है? ये ऐसा पूछा जा सकता है, रोडामाइन बी और टाट्राजीन क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक प्रकार के कलरिंग या फूड कलरिंग एजेंट कहा जाता है। रोडामाइन बी एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग आमतौर पर रेशम, जूट, चमड़ा, कपास और ऊन को रंगने के लिए किया जाता है। ये सिंथेटिक रंगों के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधन और प्लास्टिक में भी उपयोग किया जाता है। जबकि जो टाट्राजीन है एक प्रकार का चमकीला पीला एजोडाई है जो अधिक स्थिर है, क्योंकि प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का एक सस्ता विकल्प के रूप में मददगार होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है उसके अनुसार भोजन में कोई भी रंग पदार्थ तब तक नहीं मिलाया जाना चाहिए जब तक कि खाद्य सुरक्षा मानक विनिमय 2011 उसकी अनुमति न देता हो। अगली जो न्यूज़ थी यहाँ पर वो थी भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही अपने निर्वाचन पद से इस्तीफा दे दिया था।
भारत का निर्वाचन आयोग जो है एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना है। ध्यान रखना है आपको कि पंचायत और नगर पालिका का निर्वाचन से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पंचायतों का और नगर पालिका का निर्वाचन जो है वो राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से किया जाता है। अब जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है, सुमेलित करने के लिए आता है भाग आपको, कि भाग जो 15 है उसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद के बीच में, 324 से 329 के बीच में है। जैसे 324 में कहा गया है कि निर्वाचन हेतु अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण हेतु एक चुनाव आयोग होगा। 325 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। 326 में आपको जानते हैं कि वयस्क मताधिकार की बातचीत की गई है। 27 में बताया गया है कि विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। फिर 328 में बताया गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति। और 329 जो है वो कहता है कि निर्वाचन के मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि निर्वाचन में न्यायालयों का हस्तक्षेप जो है वो रोक लगा गया है। कहाँ से लगाया गया है? आर्टिकल 329 से। इसकी संरचना की बात की जाए तो पहले एक सदस्यीय था, लेकिन 1989 के बाद इसको बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। आगे इसमें दो, एक ईसी होता है, एक दो चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ वे कभी भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। इसको मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जा रही है यहाँ पे, आपको ये ध्यान रखना है। अब हाल ही में क्या हुआ कि एक अनूप बरनाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति के माध्यम से की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको केस का नाम ध्यान रखना है, अनूप बरनालवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस। अगला जो टॉपिक चर्चा में था वो था मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो भारत ने हाल ही में मिसाइल प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है और उसके द्वारा मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल की क्षमताओं वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा आयोजित मिशन दिव्यास्त्र नामक एक सफल उड़ान परीक्षण में मील का पत्थर साबित हुआ और इसने पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल एकीकृत MIRV प्रौद्योगिकी को चिह्नित किया। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा संस्थान यहाँ पे जिम्मेदार है, डीआरडीओ, और उसका मिशन का नाम क्या था? मिशन का नाम था मिशन दिव्यास्त्र। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि दिव्यास्त्र का संबंध क्या है, मिशन दिव्यास्त्र क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह अग्नि 5 जो मिसाइल थी उसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से संबंधित क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक तकनीकी मिशन था। यदि हम बात करें इस प्रौद्योगिकी की, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में वर्ष 1970 में हुई थी। ठीक है, और ये एक मिसाइल को कई हथियार यानी 3 से 4 हथियार ले जाने की अनुमति देता है, और जिसमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से विभिन्न स्थानों को निशाने रूप से साझा कर सकते हैं। ठीक है, ये तकनीक जो है वो लक्ष्यों की संख्या को बढ़ाकर मिसाइल की प्रभावशीलता को भी बढ़ावा देती है। और आप ये देख सकते हैं कि आजकल जो युद्ध वगैरह होते हैं वो स्पेस वॉर जो होता है उसमें भी आपको अब अगला वर्जन दिखता है युद्ध का, लेकिन जब यदि वॉर की बात आती है तो इसमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक उपयोग देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर तकनीक का उपयोग। यदि बात की जाए अग्नि 5 मिसाइल की, तो ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। पहला आपको पता होना चाहिए मिसाइल का प्रकार क्या है। आपसे स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन जरूर यह आएगा कि अग्नि 5 किस प्रकार की मिसाइल है। तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक उदाहरण है। इसको डीआरडीओ के द्वारा देशज रूप से विकसित किया गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए 2012 के बाद से अग्नि 5 का कई बार सफल परीक्षण किया जा चुका है। इसकी रेंज क्या है? 5000 किलोमीटर से अधिक की इसकी रेंज है। जो अग्नि 1 थी इसकी रेंज 700 किलोमीटर थी। जो अग्नि 2 थी ये 2000 से 3500 थी। अग्नि 3 की 3000 से अधिक थी। अग्नि 4 जो 3500 से अधिक थी। और अग्नि 5 जो पी बनाई थी एक हमने, अग्नि प्राइम, ये परमाणु सक्षम है, जो 2 चरण कस्तरनुमा ठोस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 से 2000 है। वही अग्नि 5 जो अभी बनाई है इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है।
इसी क्रम में जो अगली न्यूज़ है वो है याओंडे घोषणा से रिलेटेड। हाल ही में याओंडे घोषणा ने मलेरिया के खिलाफ लड़ने में, तो आपको ध्यान रखना है कि इस घोषणा का संबंध किससे है, तो मलेरिया के खिलाफ लड़ने से संबंधित है। इसको मील का पत्थर चिन्हित किया है क्योंकि 11 अफ्रीकी देशों के द्वारा स्वास्थ्य मंत्रियों ने बैठकर मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का एक संकल्प लिया है। उसी संकल्प का नाम है याओंडे घोषणा। तो आप इस पर मान के चलिए 5 स्टार मार्क कीजिए। आपके पेपर में पक्के से क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में चर्चित याओंडे घोषणा का संबंध किससे है। तो आपको ध्यान रखना है मलेरिया के उन्मूलन से संबंधित है। क्योंकि यदि बात की जाए मलेरिया की, तो जो मलेरिया है वो वैश्विक स्तर पर इसकी संख्या 2019 में 233 मिलियन से बढ़कर 2022 में आप देख सकते हैं कि 249 मिलियन हो गई थी। साथ ही साथ अफ्रीका में मलेरिया की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई थी और इससे संबंधित 95% मौतें जो होती है वो अफ्रीका में होती है। इसी कारण ये लोग चिंतित थे और इन्होंने मिलकर एक याओंडे सम्मेलन में अपनी मेज़बानी की, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए आप देखेंगे कि मलेरिया को किस प्रकार कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। इसी क्रम में जो अगली न्यूज़ चर्चा में थी वो थी सबरूम को लेके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में त्रिपुरा में कई विकासात्मक परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, जिसमें शबरूम में राज्य की दूसरी एकीकृत चेक पोस्ट को स्थापित किया है। जो शबरूम है वो क्या है, वो दक्षिणी त्रिपुरा जिले में स्थित है, जो त्रिपुरा का सबसे दक्षिण जिला है, जो फेनी नदी के तट पर स्थित है। फेनी नदी जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रकार की विभाजन सीमा के रूप में कार्य करती है और इसमें मैत्री पुल भी बनाया गया एक। तो ये आप देख सकते हैं सबरूम, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, ये सबरूम है। यहाँ पे फेनी नदी चटगांव तक जाती है। ठीक है, तो आपको लोकेशन ध्यान रखना है, सबरूम। इसी क्रम में जो अगली न्यूज़ थी आइस क्यूब को लेकर। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से न्यूट्रिनो की खोज की गई है। तो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला ने न्यूट्रिनो नामक अपरमाणुक कणों का पता लगाया है। ठीक है, अब जो न्यूट्रिनो होते हैं वो क्या होते हैं, ये विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं। आपको पहला पॉइंट मिल गया यहाँ पे कि विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं। यहाँ तक कि सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से भी प्रभावित नहीं होते। शायद ही कभी पदार्थ के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जिसके कारण इन्हें घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। तो आपको दूसरा पॉइंट मिल गया। फिर आगे बताया गया है कि जैसे ही न्यूट्रिनो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, वे पदार्थ तारों, ग्रहों और उस पदार्थ से लोगों के बीच बिना किसी बाधा के गुजरने लगते हैं। न्यूट्रिनो एक फर्मियन है। ठीक है, आधा स्पिन वाला एक प्राथमिक कण होता है फर्मियन, वो होता है। तो एक प्रकार के फर्मियन होते हैं। तो आपको तीसरा पॉइंट मिल गया। फिर जो केवल कमजोर अंतःक्रिया और गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से ही क्रिया करते हैं, वे परमाणु प्रक्रियाओं में निर्मित होते हैं। तो आपको ये मिल गया चीज़, चौथा पॉइंट की कब निर्मित होते हैं, तो परमाणु प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होते हैं। और जब भी निर्मित होते हैं जब प्रोटॉन तथा परमाणु नाभिक बहुत उच्च ऊर्जा के रूप में क्रिया करते हैं। खगोल विज्ञान में न्यूट्रिनो जैसे कणों का उपयोग करने की क्षमता ब्रह्मांड की अधिक मजबूत जांच को सक्षम बनाती है। इसी क्रम में भारत में स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला जो है वो इस दिशा में महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रही है। तो आपको न्यूट्रिनो के बारे में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। यदि आप जो उन कणों के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं जैसे फर्मियन वगैरह, तो आप कमेंट करके बताइए। इसके बारे में एक अलग से टॉपिक बना दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इस साल इनके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है बच्चों में गंभीर कुपोषण को लेके। तो हाल ही में एक अध्ययन सामने आया है जिसमें भारत में जीरो फूड चिल्ड्रन की व्यापकता जो है वो 19.3% है। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि जीरो फूड चिल्ड्रन क्या होता है। जीरो फूड चिल्ड्रन का तात्पर्य उन बच्चों से है जो 6 माह से 23 माह की आयु के हैं। मतलब 6 मंथ से लेकर 23 मंथ के बीच के जो बच्चे होते हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाता है, जिन्हें 24 घंटे की अवधि तक किसी भी प्रकार का भोजन प्राप्त नहीं होता। सबसे पहली बात। दूसरा, जीरो फूड चिल्ड्रन के संबंध में भारत का स्थान कौन सा है, तीसरे स्थान पर है भारत। ठीक है, पहला और जो दूसरा स्थान है वो गिनी और माली का है। साथ ही साथ जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भारत की जो चाइल्ड वेस्टिंग दर है वो 18.7% है, जो विश्व में सर्वाधिक दर है। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है नाटो का डायना कार्यक्रम। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेटर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक।
ठीक है। जो डायना है एक अटलांटिक संधि संगठन जो है नाटो का, उसमें दोहरे उपयोग वाली नवाचार क्षमताओं को विकसित कर कर इस प्रकार से मददगार करना जिसमें संसाधन नेटवर्क और मार्गदर्शन प्रदान कर सभी देशों को सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में मददगार रूप से सहायता कर सके। सभी नाटो देश जो है वो इस डायना कार्यक्रम के मेंबर हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के द्वारा किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता की गई? तो किसके साथ की गई थी? ब्राज़ील के साथ की गई थी। तो भारत और ब्राज़ील ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा के लिए पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की। ये वार्ता मुख्य रूप से खनिज, आतंकवाद रोधी प्रौद्योगिकी पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। भारत मुख्य रूप से अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस के साथ 2+2 संवाद पहले किए जा चुके हैं। इसी क्रम में अगली न्यूज़ जो है वो इसरो के तहत विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से जो गगनयान अंतरिक्ष उड़ान भरने वाले जो यात्री हैं उनके लिए एक सखी एप्लीकेशन बनाया है। इसमें इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म है स्पेस वॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। मतलब जो यान में जाने वाले जो लोग होंगे गगनयान के तहत, उन लोगों को किस प्रकार उनसे बातचीत की जाए, तकनीकी सहायता, संचार की सुविधा, स्वास्थ्य की निगरानी मॉनिटरिंग करें और किस प्रकार उनको पृथ्वी से कनेक्ट कर सके और आहार कार्यक्रम के संबंध में भी जानकारी दी जा सके। तो कुल मिला के जो अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं उनके लिए क्या तैयार किया गया है? एक सखी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ को लेकर एक अभ्यास शुरू हुआ है जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ है। इस टाइगर ट्रायम्फ के तहत क्या किया जाएगा कि जो मानवीय सहायता और आपदा राहत के तहत कार्यक्रम का संचालन किया जाना है, वो दोनों देश किस प्रकार मिलकर इसमें योगदान दे सकते हैं, किस प्रकार की भागीदारी निभाई जा सकती है, तो वो इसमें है। तो आपने पहली बार सुना होगा कि टाइगर ट्रायम्फ, तो आपको ये ध्यान रखना है टाइगर ट्रायम्फ यूएसए और भारत के बीच होने वाला एक प्रकार का मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। ठीक है, कुछ अलग प्रकार का अभ्यास है मानवीय सहायता के लिए और आपदा राहत के लिए। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार भारत और अमेरिका के बीच और कौन कौन से अभ्यास होते हैं? एक होता है युद्ध अभ्यास, एक है वज्र प्रहार, एक होता है कोप इंडिया। तो आपको ये तीनों नाम भी ध्यान रखने हैं। यहाँ पे आपको कुछ और न्यूज़ ध्यान रखना है, जैसे कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में कुछ संघर्ष चल रहा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में कौन से अफ्रीकी देश में संघर्ष देखने को मिला, तो कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि उत्तरी कीबू प्रांत यानी कीबू जो रीजन है वो कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो कीबू रीजन है वो कहाँ पर है, वो भी कहाँ पर है, यहाँ पे कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। और वहाँ पर कौन किसकी भी संघर्ष हुआ? एक ही कॉन्गो की सेना और रवांडा के द्वारा संचालित M23 समूह जो है उनके भी संघर्ष हुआ। तो M23 समूह भी आपको ध्यान रखना है कौन इसको मदद कर रहा है, तो रवांडा के द्वारा इसको समर्थित है। यदि बात करें हम कॉन्गो की, तो ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का 11वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसकी छोटी सी तटरेखा अटलांटिक महासागर के साथ लगती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी राजधानी का नाम क्या है? किशानसा नाम है, जो कॉन्गो नदी के तट पर स्थित है। ये अफ्रीका की एकमात्र नदी है जो 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है। ठीक है, यहीं पर एक है कटंगा पठार जो कि कोबाल्ट, तांबा, टीन, रेडियम और यूरेनियम की आपूर्ति करता है। यदि आप मैप की बात करें तो ये है रवांडा, इसके द्वारा समर्थित ग्रुप का नाम है M23। यहाँ पे जो रीजन है इसका नाम है कीवू और इसी में कॉन्गो में यहाँ पे इनका चल रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉन्गो की बाउंड्री किस किस देश के साथ लगती है, तो नॉर्थ में लगती है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान के साथ में। आपके जो ईस्ट साइड में लगती है युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया के साथ में, साउथ में जाम्बिया और अंगोला के साथ में, और इधर वेस्ट साइड में लगती है कॉन्गो के साथ में। अगली जो न्यूज़ थी चर्चा में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पांडबुला गुट्टा और रामगढ़ क्रेटर भू विरासत स्थल के रूप में नामित किए गए हैं। जो पांडबुला गुट्टा है ये है तेलंगाना में, और जबकि रामगढ़ क्रेटर जो है ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। तो अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ये है आपका पाड़बुला गुट्टा। पाड़बुला गुट्टा जो है एक भूवैज्ञानिक आकृति है जो तेलंगाना के जयशंकर भूपल्ली जिले में है। कहाँ पे है? तो तेलंगाना के जयशंकर भूपल्ली जिले में है। पांडबुला गुट्टा मेसोलिथिक काल से लेकर मध्यकालीन काल तक चट्टानी आश्रय और निवास स्थान के मामले से समृद्ध था।
ये पूरा पाषाण काल में गुफा चित्र था एक प्रकार का, ठीक है। गुफा चित्रों में इसमें बाइसन, मृग, बाघ, तेंदुए, स्वास्तिक चिन्ह वगैरह यहाँ पे आकृति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये रॉक क्लाइंबरों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य भी है। यहाँ पे आप इसका ये चित्र देख सकते हैं, ठीक है। ये आप इसके चित्र कुछ और यहाँ पे चित्र बनाए हैं, किस प्रकार की ड्राइंग बनाई गई है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि जो रामगढ़ क्रेटर है ये राजस्थान में है। ये रामगढ़ क्रेटर को आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 165 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि ये उल्कापिंड के कारण हुई थी जो यहाँ पे आके टकराया था, जिसके कारण ये पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत रामगढ़ संरक्षण रिजर्व के रूप में इसको मान्यता भी प्राप्त है, ठीक है। तो आपको ये भी जानना चाहिए। अब यदि हम बात करें कि भूवैज्ञानिक विरासत और भूवैज्ञानिक स्मारक स्थलों की, तो भारत में कौन कौन से, जैसे आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा ज्वालामुखी वेडेड वेराइट्स मंगमपेट्टा कड़प्पा जिले में, फिर एपार्चियन अनंग फॉर्मेटी चित्तूर जिले में, ठीक है। ये एक आकृति मिलेगी आपको प्राकृतिक भूवैज्ञानिक आग, ये आपको याद रखना है, एरामिटी डिपुला। ये बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये विशाखापट्टनम में है। फिर केरल में आपको देखने को मिलेगा वर्कला क्लिप सेक्शन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको तमिलनाडु में आपको मिलेगा चारनाकाइट, ठीक है, नेशनल फॉसिल वुड पार्क। ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। फिर लोनार झील, तो ये आपने बहुत बार सुना होगा, महाराष्ट्र में। इसी प्रकार गुजरात में एक है एडी मार्किंग, ठीक है, कदन बांध और पंचमहल जिला, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में आपको ये ध्यान रखना है, एक आपको ध्यान रखना है कि बर्र समूह, एक है सेंद्रा ग्रेनाइट, ठीक है। और एक आपको ध्यान रखना है ये संतूर बूंदी जिले में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये भोजुंदा के पास एस्ट्रोमेटालाइट पार्क है चित्तौड़गढ़ में, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार आपको छत्तीसगढ़ का ये ध्यान रखना है मनेंद्रगढ़, ठीक है। हिमाचल में शिवालिक फॉसिल पार्क है साकेती। अगला एक और युद्धाभ्यास है लामितीय 2024। लामितीय जो है एक प्रकार का क्रियोल भाषा का शब्द है जिसका सब अर्थ होता है मैत्री, ठीक है। तो लामितीय जो युद्धाभ्यास है वो सेशेल्स और भारत की सेना के बीच होने वाला एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है जिसको 2001 में शुरू किया गया था। यदि सेशेल्स की बात की जाए तो ये मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर का एक देश है। ये देश अपने समुद्र तट, मूंगा चट्टान और प्रकृति भंडार सहित कछुओं सहित विभिन्न दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो आपको देखने को मिल जाएगा ये मालदीव है, ठीक है। यहाँ पे आपको चोंगो आइलैंड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मॉरिशस है, ठीक है। ये मेडागास्कर हो गया और इनके बीच में सेशल्स आपको देखने को मिल जाएगा। यदि बात की जाए अल्लाब्रा एटोल की, तो यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मूंगा एटोल है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मूंगा एटोल कौन सा है, तो अल्लाब्रा एटोल है जो कहाँ पर है, सेशल्स के पास में है। अगली महत्वपूर्ण योजना है उन्नति 2024। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा उत्तर पूर्व राज्यों के विकास के लिए, साथ ही साथ वहाँ पे रोजगार सृजन हो, इसके लिए एक उन्नति योजना को चालू किया है जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, ठीक है। तो आपको ये नाम फुल फॉर्म से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों का विकास कर रोजगार का सृजन करना है। यह सीमेंट और प्लास्टिक जैसे पर्यावरणीय रूप से हानिकारक क्षेत्रों को प्रतिबंधित करते हुए निवेश को आकर्षित करने के लिए नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूप से महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे आता है। तो आपके लिए यहाँ पे दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन्नति 2024 क्या है, इतना पता होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये न्यूज़ भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पर 2 स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि पीएससी वगैरह में खिलाड़ियों पे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने पैरा आर्चर और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी, हो सके तो आप इनकी एक बार फोटो देख के सर्च करके इनका ध्यान रखिएगा। शीतल देवी को 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक विजेता थी 2022 के एशिया पैरा गेम्स में। उनको दिव्यांग जन आइकॉन के रूप में, राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में घोषित किया है। तो नाम ध्यान रखना है शीतल देवी, जिनका संबंध किस खेल से है, आर्चरी से है और ये पैरा खिलाड़ी हैं, ठीक है। उनके नाम की घोषणा दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बधिर क्रिकेट एसोसिएशन टीम और जिला क्रिकेट एसोसिएशन के बीच एक प्रदर्शनी क्रिकेट के रूप में की गई थी।